हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। इसके अंदर हम बात करेंगे रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो शुरू करते हैं। हमने बोर्ड पर मेंशन किया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर दी एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के फर्स्ट वीडियो में जहां हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी रिगार्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहां पर भी हमने एक बेसिक डिस्कशन किया था रिगार्डिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहां पर भी मैंने बोर्ड पर मेंशन किया है, अगर मैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करूं तो हमने लिखा हुआ है दीज एक्टिविटीज आर सेड टू बी रिलेटेड विद द एक्विजिशन दैट इज परचेज एंड डिस्पोजल दैट इज सेड टू बी द सेल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स। हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसा हम सब लोग जानते हैं। वन इज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग आते हैं, और दूसरा इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और गुडविल आती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिलेट करती हैं इन्हीं फिक्स्ड एसेट्स के परचेज से, इन फिक्स्ड एसेट्स के सेल से, एज वेल एज विद द इन्वेस्टमेंट्स टू। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हम केवल इंक्लूड करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, और यहां केवल वही इन्वेस्टमेंट्स आती हैं जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड नहीं होती। इट मींस हम यहां पर मार्केटेबल सिक्योरिटीज को इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए लिखा है नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट में हमने मेंशन किया है दस कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिलेटिंग टू दी फिक्स्ड एसेट्स। जैसा हमने बात किया, इनफ्लो तभी होगा जब हम फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को सेल करेंगे, और आउटफ्लो तभी होगा जब हम इन्हें एक्वायर या परचेज करेंगे। शेयर्स एंड डिप्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटरप्राइजेज। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की, इसका मतलब हम अपने बिजनेस का पैसा, बिजनेस के एक्स्ट्रा फंड्स, कंपनी का एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज में, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, प्रीफरेंस शेयर्स हो या डिबेंचर बॉन्ड्स हो, किसी में भी, सो दैट हम उस पर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाए। तो यहां इसीलिए मेंशन है शेयर्स एंड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर कंपनीज। एडवांसेस एंड लोन्स टू थर्ड पार्टीज। हमने क्या किया, किसी और एंटिटी, बिजनेस एंटिटी को हमने थर्ड पार्टी को लोन्स प्रोवाइड किए, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन्स हो या लॉन्ग टर्म लोन्स हो। हम वही फंड
लोन में प्रोवाइड करेंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, जिसकी हमें नीड नहीं है, इन ऑर्डर टू जनरेट सम एक्स्ट्रा इनकम ऑन दैट अमाउंट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो ये भी हमारे लिए एक तरह से आउटफ्लो होगा। जब वो पैसा हमें वापस मिलेगा या हमें उस पर इनकम जनरेट होगी तो हम उसे इनफ्लो बोलेंगे। एंड ऑल्सो देयर रीपेमेंट्स, जो मैंने अभी बताया, आर क्लासिफाइड और शोन अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। यही सारी हमारी एक्टिविटीज कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड होती हैं, क्योंकि हम इन्हीं एक्टिविटीज को या इन जैसी और एक्टिविटीज को जहां पर हमें एक्विजिशन, डिस्पोजल, सेल, परचेज करना है, फिक्स्ड एसेट्स का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, उनसे हमें कुछ रिटर्न मिला है, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड की फॉर्म में हो, ऑल ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज वी हैव टू इंक्लूड देम इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट यहां पर मेंशन है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज is ascertained by analyzing the changes in fixed assets and long term investments। अब यहां हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें क्वेश्चन गिवन है, न्यूमेरिकल गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? अगर हमें क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, हमें क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, दैट इज नॉन करेंट एसेट्स, हम क्या करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि उन फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बीच में कितने चेंजेस हुए हैं, लास्ट ईयर एंड में क्या बैलेंसेस थे, जिन्हें हम बोल सकते हैं इस ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस क्या था, ईयर के क्लोजिंग में, एंड में क्लोजिंग बैलेंस क्या था। तो डिफरेंस के बेसिस पर वी कैन डू एनालाइज कि कितना चेंज हुआ, वो इंक्रीज हुआ तो हम इन जनरल कह सकते हैं परचेज, और अगर डिक्रीज हुआ वी कैन डू कॉल इट सेल। लेकिन उसी के साथ हमें और भी बहुत सारे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को देखना होता है, जिसके बारे में अभी हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, यही मैंने बोला, मान लीजिए फर्नीचर 1 अप्रैल 2019 को फर्नीचर का बैलेंस हमारी बुक्स में था 20,000। 31 मार्च 2020 को फर्नीचर का बैलेंस बुक्स में था 25,000। हम इन जनरल देखकर ये कह सकते हैं कि फर्नीचर इंक्रीज हुआ है, इट मींस हमने 5,000 रुपीस का फर्नीचर खरीदा है। तो अगर खरीदा है तो हम बोल सकते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा 5,000 रुपीज। लेकिन ये मैंने बोला इन जनरल, वाइल डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशन हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कंसिडर करें क्या क्या सेल हुआ फर्नीचर से रिलेटेड पूरे साल में, कितना फर्नीचर पूरे साल में हमने खरीदा, कितना उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ,
सेल करने पर फर्नीचर को क्या कोई गेन अराइज हुआ, क्या सेल पर कोई लॉस अराइज हुआ। इन कई सारे रिलेटेड फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना होता है, तभी हम कैलकुलेट कर पाते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो। यही मैंने अभी बोला, हम इसे अभी डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन न्यूमेरिकल एग्जांपल। और क्या होता है बेसिकली कि कई बार हमें क्वेश्चंस में जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, कई बार हमें सेल ऑफ एन एसेट, परचेज ऑफ एन एसेट या डेप्रिसिएशन चार्ज्ड की अमाउंट गिवन नहीं होती, हमें वो कैलकुलेट करनी होती है और उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो ये सारी कैलकुलेशन और अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसी को हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि एक बार हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट समझ लें, उसे एक बार देख लें, जिससे हमें और क्लैरिटी होगी रिगार्डिंग द वेरियस इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। और फिर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल। अब बात करते हैं हम फॉर्मेट की। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इट मीन्स all the related inflows like proceeds from sale of fixed assets, जिसमें tangible fixed assets और intangible fixed assets दोनों आएंगी। सेल किया ऑब्वियस से इनफ्लो होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यहां हम बात कर रहे हैं केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की, एक्सेप्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हम कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड करते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस रीपेमेंट रिसीव्ड, हमने लोन्स दिए थे, चाहे शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, हमें वो पैसा वापस मिला, इनफ्लोज। रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, हमने इन्वेस्टमेंट्स की, दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया, रिटर्न मिला इन एनी फॉर्म। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, हमने एक प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया, एक्स्ट्रा फंड थे, हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, प्रॉपर्टी हमने किराए पर दे दी, वो किराया हमें मिला, इट इज सेड टू बी एन एक्स्ट्रा इनकम ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रॉपर्टी इनफ्लोज। डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट्स मेड, जो हमने दूसरी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया, रिटर्न मिला डिविडेंड या इंटरेस्ट की फॉर्म में। ऑल दीज आर सेड टू बी वेरियस केसेस ऑफ इनफ्लोज इन अ पर्टिकुलर बिजनेस। तो हमने क्या किया कि इनफ्लोज को अलग से नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, जहां पर हम बात करते हैं आउटफ्लोज की। पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर की, टैंजिबल और इंटैंजिबल, अमाउंट पे किया, आउटफ्लो। पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आउटफ्लो। लोन्स एंड एडवांसेस, हम दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, आउटफ्लो। तो हमने फॉर्मेट में इनफ्लोज को कैटेगरी ए में नोट किया,
हमने फॉर्मेट में जितने आउटफ्लोज हैं उन्हें कैटेगरी बी में नोट किया। अब हमें चेक करना है इनफ्लोज ज्यादा है या आउटफ्लोज। अगर ए माइनस बी हो रहा है इट मींस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मान लीजिए बी ज्यादा है, आउटफ्लो ज्यादा हुआ, ए कम है, इनफ्लोस कम हुआ, इट मींस कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो दिस वी कैन check it out from the total amount of inflows and outflows। जैसा मैंने अभी बोला inflows ज्यादा है, if A is greater than B we can say it is cash flow। और अगर मान लीजिए outflows ज्यादा है, B is greater than A, we can call it कि हमारे यहां पर क्या है, आउटफ्लो ज्यादा है, वी कॉल इट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की, जिसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं। तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। नाउ लेट्स सी द न्यूमेरिकल। यहां मेंशन है रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मशीन 2019 April 1 8,60,000, 2020 March 31 9,50,000, annual depreciation 40,000 given है। In the beginning of the year an item of machinery was sold for rupees 25,000 which had a written down value of rupees 20,000। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है रिलेटेड टू दी एसेट दैट इज मशीनरी। अगर कभी भी, जैसा मैंने अभी भी बोला था कि अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में सेल, परचेज, एनुअल डिप्रिसिएशन गिवन न हो या बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन हो और क्लियर समझ ना आ रहा हो रिगार्डिंग द इनफ्लो और द आउटफ्लो ऑफ कैश रिलेटेड टू दैट एसेट, तो बेटर है हम एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट प्रिपेयर कर लें। तो यहां पर भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट, क्योंकि है क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, डेप्रीसिएशन भी है, सेल ऑफ मशीनरी भी है। अब क्या कोई परचेज हुई है या कोई और इसके अलावा सेल हुई है क्लियर नहीं पता चल रहा। तो जैसा मैंने बोला बहुत सारी जानकारी अगर हमें गिवन है तो सबसे अच्छा तरीका है हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाएं सो दैट हमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज उस एसेट के हमें क्लियर पता चले। तो यहां सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं, प्रिपेयर करता हूं मशीनरी अकाउंट। हम यहां पर बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट। हम सभी को मालूम है कितने कॉलम होते हैं एक लेजर अकाउंट में, बट यहां हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि हम इसे वर्किंग नोट्स भी में बना रहे हैं और बाकी में हमें बाकी कॉलम्स की नीड ऐसी नहीं है, इसीलिए हम यहां कॉलम बनाते हैं नंबर 1 फॉर डेट, देन फॉर पर्टिकुलर्स एंड देन फॉर अमाउंट, 3 डेबिट, then again date, then again particulars and amount for credit। अमाउंट के लिए हम रुपीज लिख लेते हैं, ठीक है। हम सभी ने पढ़ा है एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस डेबिट होते हैं, तो ऑब्वियस है क्लोजिंग क्रेडिट ही होगा। हमें दोनों बैलेंसेस गिवन हैं, सबसे पहले हम उन बैलेंसेस को नोट कर लें इन दी कंसर्न्ड अकाउंट।
2019 अप्रैल 1 हमें गिवन है ओपनिंग बैलेंस, डेबिट में हम 2 लिखते हैं, बैलेंस BD, इट इज गिवन 8,60,000। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा और लास्ट में आएगा, हम लिख लेते हैं 2020। यहां 2020 नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये तो सबसे ऊपर ही आ जाएगा। तो मार्च 31 हमने लिख लिया बाय बैलेंस CD and it is said to be 9,50,000। Now हमें गिवन है 40,000 रुपीज का एनुअल डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन। एसेट अकाउंट में डेप्रीसिएशन रिलेटेड टू दैट एसेट हम नोट करते हैं क्रेडिट साइड में। हम यहां लिखेंगे एनुअल डेप्रीसिएशन है, एट द एंड ऑफ द ईयर चार्ज हुआ होगा। हमने लिख लिया यहां पर मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट इट इज गिवन 40,000। जो गिवन है सबसे पहले उसे नोट करें। क्वेश्चन में गिवन है इन द बिगनिंग, इट मींस ईयर के शुरू में ही 25,000 रुपीज की हमने एक मशीन सेल की। अगर हम कोई भी एसेट सेल करते हैं वो रिकॉर्ड होती है क्रेडिट साइड, अगर हम परचेज करते हैं तो रिकॉर्ड होती है डेबिट साइड। हमने मशीनरी सेल की, 25,000 सेलिंग प्राइस, ईयर स्टार्टिंग में सेल कर ली। हम लिख लेते हैं अप्रैल 1, दैट इज बाय बैंक अकाउंट, और वी कैन डू राइट बाय कैश अकाउंट। अब द सेल अमाउंट इज गिवन 25,000. Now, which had a written down value of ₹20,000. हमने 25,000 की वो मशीन सेल की जिसकी रिटन डाउन वैल्यू 20,000 थी। रिटन डाउन वैल्यू मींस ऑलरेडी डेप्रीसिएशन लगा है, ईयर स्टार्टिंग में गिवन है। अब 20,000 की मशीन हमने 25,000 की बेची, इट मींस 5,000 का हमें फायदा हुआ, गेन हुआ। गेन हमेशा रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड, अगर लॉस होता तो क्रेडिट साइड। हमने यहां लिख लिया सेम अप्रैल 1 टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल दैट इज 5,000. 25 माइनस 20 इट्स 5. मैंने बिगनिंग में 1 अप्रैल डेट ले ली क्योंकि बिगनिंग बोल रहा है, इसीलिए हम मान के चल सकते हैं कि फर्स्ट डे ही सेल कर ली। अगर कोई और डेट गिवन होती तो हम अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते। ठीक है, अब हमने यहां पर देखा कि ओपनिंग बैलेंस नोट हो गया, क्लोजिंग नोट हो गया, सेल नोट हो गई, सेल का प्रॉफिट नोट कर लिया, डेप्रीसिएशन नोट कर लिया, कुछ भी और पेंडेंसी नहीं है। अब हम टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स का। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल एक बार चेक कर लेते हैं कितना कितना हमारा टोटल आ रहा है।
लेट्स चेक इट आउट। अगर हम टोटल की बात करें तो यहां पर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आएगा और डेबिट का कम। ये आज हमारा आता है 10,15,000। दिस इज 950 प्लस 40 990 प्लस 25, दिस इज 10,15,000। ठीक है, हमने क्या किया, अब डेबिट का टोटल कम है। अगर कभी भी डेबिट में बैलेंस बचे, इट मींस इट इंडिकेट्स द परचेज ऑफ एन एसेट। हमने लिखा 2020 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट दैट इज परचेज बैलेंसिंग फिगर। हम इसको परचेज तो मान रहे हैं, लेकिन ये हमारी कहीं ना कहीं बैलेंस है जो कैलकुलेट हुआ है। 860 प्लस 5 इट्स 8,65,000। हमने माइनस किया 10,15,000 में से 8,65,000 माइनस कर लीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा हमारा परचेज। जैसे मैंने बोला, क्रेडिट का टोटल ज्यादा, डेबिट का टोटल कम, डिडक्ट कर दीजिए, बैलेंस आएगा 1,50,000। दिस इज सेड टू बी द बैलेंसिंग फिगर विच इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ परचेज। मान लीजिए अगर बैलेंस क्रेडिट में बचता है तो उस केस में या तो वो सेल इंडिकेट करेगा, और अगर सेल गिवन है तो इंडिकेट करेगा अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीसिएशन। क्योंकि इन जनरल 3 में से एक चीज मिसिंग होती है, जिसके लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं, परचेज, सेल और द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीसिएशन। इस क्वेश्चन में सेल गिवन है, डेप्रीसिएशन गिवन है, परचेज मिसिंग थी, हमने बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट की। नाउ अब हम प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ सबसे पहले हम चेक कर सकते हैं कि सेल करने से 25,000 रुपीज आए। वी कैन राइट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी दैट इज 25,000। जैसा अभी हमने फॉर्मेट में पढ़ा था, ए और बी भी बना सकते हैं। हम लिख उसी पैटर्न में रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम ए और बी ही लिखें, हम ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में इसलिए डिटेल में बताया टू क्लियर दी कॉन्सेप्ट। दूसरा, परचेज है 1,50,000। हमने लिखा अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी दैट इज आउटफ्लो। क्योंकि आउटफ्लो है, अमाउंट पे हो रहा है, हम ए और बी की फॉर्म में नहीं लिख रहे, इसलिए हम अमाउंट को शो करेंगे नेगेटिव माइनस में, एंड ब्रैकेट इंडिकेट्स नेगेटिव माइनस अमाउंट। अगर मैं -1,50,000
50,000 लिखूं या 1,50,000 ब्रैकेट में लिखूं, बात एक ही है। तो मैंने इस तरह से नोट कर लिया, 25,000 सेल से आई इनफ्लो, 1,50,000 मशीनरी परचेज में खर्च हुए आउटफ्लो, और कुछ भी नहीं है जो इन्वेस्टिंग में आना चाहिए। डेप्रिसिएशन आता नहीं है, गेन आएगा नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे नहीं यहां क्योंकि अकाउंट प्रिपेयर हो गया। नाउ अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, इट मींस यूज्ड इन। हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 150 minus 25, it's 1,25,000। तो इस वीडियो में हमने इन डिटेल with the help of a numerical example as well as the format 2 हमने बात की कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। आई होप कि आप सभी को इस वीडियो के थ्रू ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है बाकी के जितने भी हमारे वीडियोस हैं अभी तक के, उन सब के लिंक। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से ज़रूर फायदा मिलेगा टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। आगे के वीडियोस में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बाकी एक्टिविटीज़ और आगे और अच्छे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।